नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणाकर मूल्य की रचना नागरिक लिपि। क्या पढ़ेंगे? नागरिक लिपि। इसे ही हम देवनागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। और यह रचना गुणाकर मूल्य की है। और यह क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक है, निबंध है। क्या है? तो निबंध है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नागरिक लिपि जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इस पाठ का अध्ययन करेंगे, साथ साथ समझेंगे कि नागरिक लिपि कहना क्या चाहता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नागरी या देवनागरी कहते हैं। ठीक है, करीब 2 दशक पहले, कब? तो 2 दशक पहले पहली बार इसे के टाइप बने, मतलब लिखने के अक्षरों का निर्माण हुआ, जिसमें पुस्तकें छपी गई। इसीलिए इसके अक्षरों की स्थिरता आ गई। और ये स्थिरता आ गई है। क्या माने? अब छप रहा है तो स्थिरता तो आना ही चाहिए। ठीक है, स्थिरता आ गई। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में खोसकुरा खोसकुरा नेवारी भाषा भी इसी लिपि से लिखी जाती है। मतलब नेपाल की जो खोसकुरा भाषा है, वो नेवारी भाषा, वो क्या है? इसी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। मराठी मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर जो इस तरह से व होता है, वो ही एगो एक्स्ट्रा है, नहीं तो इसमें क्या है? सब एक ही है। ठीक है, हमने देखा है कि प्राचीन कला में संस्कृत और प्राकृत भाषा में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेख के अक्षर मिलते हैं। मतलब आज जो आप लोग लेख देखते हैं वो पूर्णतः विकसित हो चुका है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नागरिक या देवनागरिक लिपि बोलते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तक प्रकाशित हुई है, मतलब संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक मिलती है, वे प्रायः देवनागरी लिपि में छपी होती है। वैसे विदेश के कुछ पंडित और उनके अनुकरण करते हुए भारतीय पंडित ऊपर नीचे के कुछ चिन्हों को जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में संस्कृत प्राकृत के उदाहरण के ग्रंथ छपवाए। किसने छपवाया था? तो विदेशी पंडितों ने। ठीक है, गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती लिपि जो है वो क्या है? देवनागरिक से भिन्न नहीं है। बंगाली लिपि प्राचीनतम नागरिक लिपि की ही पुत्री है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बंगाली लिपि प्राचीन में किसकी पुत्री है, तो आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? नागरिक लिपि की। ठीक है, आगे देखिए। नहीं तो बहन अवश्य है। क्या करा है? नहीं तो बहन है। जहाँ दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरिक से काफ़ी भिन्न दिखाई पड़ती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भी भिन्न भी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत ठीक है की दक्षिण भारत की लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ में नागरिक की तरह ही प्राचीन ब्राह्मणी में विकसित हुई। क्या हुई? प्राचीन ब्राह्मणी में विकसित हुई है। ठीक है, आगे देखिए। अभी कुछ समय पहले ही दक्षिण भारत में पोथी लिखने की एक नागरिक लिपि का व्यवहार होता था। आप भी देखते हुइएगा कहीं कहीं पोथी लिखा जाता है। और ये पोथी होता क्या है? तो समझिए, पोथी का मतलब कह रहा है कि आपके यहाँ भी जो खाता बही चलता है ना, जैसे आप कहीं दुकान में जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कुछ कुछ जैसे सामान लेते हैं तो उधार पुधार जो होता है वो क्या होता है? पोथी में लिखा जाता है। ठीक है,
यहाँ का रहा है नागरिक लिपि का व्यवहार होता है। दरअसल नागरिक लिपि आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत में यह नागरिक लिपि नंदी नागरिक कहलाती है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि नंदी नागरिक किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि दक्षिण भारत के लेख को ही नंदी नागरिक लिपि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कोणार्क के शिलाहार, मानखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरिक लिपि में है। किस लिपि में है, तो नंदी नागरिक लिपि में है, याद रखिएगा। आगे देखिए। पहल विजयनगर क्या करा है, पहल विजयनगर के राजाओं ने लिपि को नंदी नागरिक नाम दिया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो गया। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरिक लिपि का इस्तेमाल किया और राजा राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चौर राजाओं ने 11वीं सदी में सिक्के पर नागरिक अक्षर लिखने के मिले हुए प्रमाण। ठीक है, और 12वीं सदी में केरल के शासक ने सिक्के पर वीरल केल्लई जैसे शब्द शब्द नागरिक लिपि में दिए हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि वीरल केल्लई शब्द कहाँ से लिया गया है, तो 12वीं सदी के शासकों द्वारा लिया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अंकित किए गए और सुदूर दक्षिण में कुरान पालिम ताम्रपत्र में भी 9वीं सदी में नागरिक लिपि हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका के परसमत विजयबाहु 12वीं सदी अंतिम तक शासन के सिक्कों पर नागरिक अक्षर लिखने के मिले हैं। माने 12वीं सदी में भी आप नागरिक लिपि के बारे में जान सकते थे। दूसरी ओर उत्तर भारत के अल्पकाल में इनके इस्लामी शासकों की नींव डालने से महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में, कब, 11वीं शताब्दी के पूर्वोध मतलब लाहौर में टकसाल ढाले गए चांदी के सिक्के से हम नागरिक लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों को एक एक तरफ कुल्फी लिपि में कलम अंकित की गई है, जो कि दूसरे अनेक नागरिक लिपि से अंकित हैं। इसके आगे महमूद मकतवे, महमूद अवतार, निपुतु महमूदे ये शब्द सिक्के लिखे हुए हैं। आगे देखिए। 1028 में शुरू किए गए। स्मरण रहे कि लगता है कि इसमें समय दक्षिण में चोर राजाओं ने भी सिक्कों पर लिपियों के लिखवाया होगा। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह के शासनकाल में अपने सिक्के में नागरिक शब्द खुदवाए। बादशाह अकबर ने ऐसे ही सिक्के चलाए जिस पर राम सीता की आकृति थी। आपसे क्वेश्चन आएगा, किस बादशाह ने राम और सीता की आकृति के सिक्के चलाए, तो आंसर दीजिएगा अकबर ने। ठीक है, आगे देखिए। नागरिक लिपि और रामनीय शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल सभाकार, अजमेर के वेहान, कन्नौज के गढ़वाल और कठिवाला गुजरात के सोलंकी, आबू ने परमार, जैसलमेर बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरा के कंचुपुरी शासकों ने लेख नागरिक लिपि में है। किस लिपि में है, तो नागरिक लिपि में है। उत्तर भारत के इस नागरिक लिपि को हम देवनागरिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट किया जाता है कि यह 8वीं और 9वीं सदी में नागरिक लिपि का प्रचलन सारे देश में हुआ था। यह एक सर्वोदित लिपि है, मतलब नागरिक लिपि को सब लोग जानते थे उस समय भी। ठीक है, आगे देखिए। गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि, बाद में सिद्धम लिपि का अक्षरों के सिरों में छोटी आड़ी लकीरें, छोटे ठोस तिनके हैं। लेकिन नागरिक लिपि में मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर के सिरे पूरी लकीर बन जाती है और यह लिखावट
उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। इसीलिए तो सुंदर लिखने के लिए लोग कहता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, कुछ लेख अक्षरों के सिरे पर अभी यहीं कहीं तिनके और कोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि यह अनवीय नागरिक अक्षर आधुनिक नागर में मिलते जुलते हैं। यह आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। मतलब थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो इस लिपि को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हम बता चुके हैं, क्या कह चुके हैं, हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में नागरिक लिपि को क्या कहा जाता था, नंदी नागरिक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, नंदी नागरिक। ठीक है, लिपि के लेख 18वीं शताब्दी मिलते हैं और यह उत्तर भारत के 9वीं सदी में। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय में ही नागरिक लिपि की शुरुआत हुई। नागरिक जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों के दिखाई देते हैं। पुराने शैलियों के कुछ अक्षर नागरिक लेखों में दिखाई देते हैं। अतएव हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरिक या देवनागरिक या नंदी क्यों कहते हैं। इसी बात को तो समझना है। इस नई लिपि को नागरिक, देवनागरी या नंदी नागरिक क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। नागरिक नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के सभागार ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरिक पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी नगर क्या है, देवनगरी है। इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरिक पड़ा। स्पष्ट है कि यह एक संकुचित मत है। क्या है, संकुचित मतलब सोचा हुआ मत है। ठीक है, सोचा हुआ मत है। आगे देखिए, कह रहा है अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 में लिखा कि मालवा के नगर लिपि का इस्तेमाल होता था। अतः स्पष्ट है कि 1000 के आसपास नगर में नंदी नागरिक अस्तित्व में आ चुका था। ठीक है, आ चुका था। आगे देखिए। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका होगा। यह निश्चित है कि नागरिक शब्द किसी अन्य नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पदामडिकमम नामक एक नाटक की जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना के नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापना और उत्तर भारत में एक विशाल शैली को नागरिक शैली भी कहते हैं। अतः नगर और नागरिक शब्द उत्तर भारत के किसी नगर से संबंधित रखता है। असंभव नहीं है कि यह एक बड़ी नगरी प्राचीन पटना हो। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या था, देव था। इसलिए गुप्तों ने राजधानी पटना देवनगर भी कहा जाता है। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत के प्रमुख लिपियों को बाद में क्या कहा गया, देवनागरिक लिपि कहा गया। लेकिन यह सिर्फ एक मत है। मत मतलब एक मतलब कि सोचावट है। ठीक है, याद रखिएगा। हम सब प्रमाण नहीं बता सकते हैं कि देवनागरिक नाम कैसे अस्तित्व में आया। यहाँ पर गुणाकर मूल्य कहते हैं कि किस प्रकार से इसका नाम देवनागरिक पड़ा, इसके बारे में अभी भी मतभेद बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। 14वीं ईसा के 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेख की लिपियों को नंदी नागरिक कहा। विजयनगर के राजाओं ने लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरिक लिपि से मिलती है जानकारी है। इनके विजयनगर के राजाओं के शासन में पहली बार वेदों में लिपिबद्ध किया गया। यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरिक लिपि में लिखी गई। विद्वानों का यह मत है कि वाकटम राष्ट्रकूट के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नंदीहर लिपि में इन्होंने कारण इनका नाम क्या पड़ा, नंदी नागरिक लिपि पड़ा।
याद रखिएगा, यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है वो एक सिर्फ क्या है, प्रमाण के आधार पर नहीं है, मतलब एक सोचावट है। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। लेकिन हमें नामकरण की इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी भी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि यह ईसा की 8वीं-11वीं सदी में ही हम नागरिक लिपि की पूरी देश में व्याप्त था। मतलब 8वीं से 11वीं सदी में ही यह लिपि कहाँ थी, तो पूरे जगह थी। उस समय के एक संवाद क्या है, उस समय के सर्व प्रादेशिक लिपि थी, मतलब सबो जगह मतलब सब जगह कहने का मतलब है कि यह लिपि थी। ठीक है, देश भर में नागरिक लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। मतलब आज जो हम लोग नागरिक या देवनागरिक पर चर्चा कर रहे हैं, इसकी प्रमाण हमें 8वीं और 11वीं शताब्दी में भी प्राप्त हो चुके हैं, और उस समय सारे नगरों में थे। ठीक है, आगे देखिए। इस नगर लिपि के उदय के साथ ही भारतीय इतिहास की संस्कृति एक नया युग की शुरुआत हुई, और उसी समय भारत में इस्लाम का संपर्क हुआ। याद रखिएगा, उसी समय यहाँ पर क्या हुए, इस्लाम के जो राजा लोग थे वो लोग यहाँ पर आना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नई युग की शुरुआत हुई, और भारत में इस्लाम के संपर्क में आया। बाद में 13वीं शताब्दी में इस्लामी शासकों का शासन प्रारंभ हुआ और नए संप्रदाय अस्तित्व में आए। उस समय जो मुस्लिम धर्म था वो आया। भारतीय समाज में बहुत से संप्रदायों का एक व्यापक नाम मिलता है, जैसे हिंदू समाज, हिंदू धर्म। नागरिक लिपि के साथ ही अनेक प्रादेशिक भाषाओं का भी जन्म हुआ। भाषाएं जो क्षेत्र विशेष बोली जाती हैं। याद रखिएगा, 8वीं और 9वीं सदी में आरंभ में हिंदी के साहित्य मिलने लगे, और हिंदी के आदि कवि सहजपाद 8वीं सदी के दोहा कोश के तिब्बत से जो हस्तलिखित मिले हैं वह 10वीं-11वीं सदी के लिपि है। क्या है, 10वीं और 11वीं सदी की लिपि है। कह रहा है की गई नेपाल में और भारत में जैन भंडारों में इस काल की बहुत सारी हस्तलिपि लिखी गई। हस्तलिपि क्या होती है, तो जो हाथ से जो लिपि लिखी जाती है, जो हाथ से लिखी जाती है उसे हम हस्तलिपि भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषा मराठी, बंगाली आदि का भी जन्म हुआ। इस समय इन भाषाओं के लेख भी मिलने लगे। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्रचलित है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लगते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मणी का कुछ स्वतंत्र विकास हुआ, और उस समय दक्षिण भारत में ब्राह्मणी लिपि का विकास हो रहा था। ठीक है, परंतु दक्षिण भारत में नागरिक लिपि का खूब व्यवहार हुआ। मतलब दक्षिण भारत में आज भी जब जाइएगा आप दक्षिण भारत घूमने, तो वहाँ की भाषा आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हमारी भाषा और उनकी भाषा में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, दरअसल नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्ष प्रदेश में भी मिले हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत के नागरिक लिपि प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के समगर दानपात्र 754 ईस्वी में दंतीदुर्ग के राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी, और राष्ट्रकूट शासन मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। इनकी भाषा कन्नड़ थी। आज भी जाइए, कर्नाटक की भाषा कौन सी है, तो कन्नड़। ठीक है, क्या है, कन्नड़ है। आगे देखिए। परंतु ये खानदेश विदर्भ के बस गए थे। दंतीदुर्ग के साथ उनका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट के गद्दी पर बैठा, और कृष्णा शासन में एलोरा प्राचीन एलोरपुर वेरुल के अनुप कौशल मंदिर, ठीक है, कौशल मंदिर
पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्णा ने कुछ लेख भी मिले हैं जो 9वीं सदी से मधोवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा है। वह मधोवर्ष के राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेट की नींव डाली। मधोवर्ष शासनकाल में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी में गणितासार संग्रह रचना की थी। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि गणितज्ञ महावीराचार्य कब कौन से बुक लिखे हैं, तो गणितासार संग्रह। ठीक है, क्या गणितासार संग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोन्नड़ प्रदेश में शिलाहारों का राजा स्थापित किया गया। 11वीं सदी में इसके एक शाखा का राज कोल्हापुर, क्या है, कोल्हापुर सतारा प्रदेश में स्थानांतरित हो गया। इन शिलाखरों पर नागरिक लेख मिले हैं। मतलब उस समय के जो लेख मिले हैं, शिलाखर क्या होता है, देखिए आप भी देखते होइएगा, आपके यहाँ भी कोई भी भवन निर्माण होता है तो उस पर एक काला सा प्लेट लगाया जाता है और उस पर क्या किया जाता है, कुछ न कुछ लिखा जाता है। तो उसी समय से, जैसे आप पुराने बिल्डिंग को भी जाके देखिएगा तो वहाँ कुछ न कुछ लिखा रहता है। ठीक है, उसी चीज़ों को बता रहा है। 11वीं सदी में नागरिक के प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलते हैं। अक्षी कुलाबा जिले के शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का एक शिलालेख 1012 में मिला है, जो कि संस्कृत मराठी भाषा में है। कौन सी भाषा में? संस्कृत और मराठी भाषा में। इसका भी नाम नागरिक है। परंतु देवी आगर रत्नागिरी जिला, ठीक है, जिला सम्राटपट, क्या करा है, सम्राटपट मराठा में है। इसे मराठी अध लेख माना जाता है। नागरिक लिपि के लेख किया गया। और ताम्रपट, क्या है, ताम्रपट 1060 ईस्वी में कोणार्क, क्या कर रहा है, कर्नाटक प्रदेश का स्वर्ण बेलामूल स्थान जैन एक प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, जहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थल में विविध भाषाओं की लिपियों के अनेक लेख मिलते हैं। यह है श्री गंगा सुतेल वर किला श्री गंगाचार पटेल बनाता है। यह एक नागरिक लेख है जो कि चूड़ा वनडे चरित लेखक दक्षिण शिला के नागरिक लिपि में है। देवनागरिक यादव और राजाओं के नागरिक लिपि से बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी में ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्रा अक्षरों को बाईं ओर लिखा है। जैसे पहले ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, अब हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ए की मात्रा यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ओ है, ऐसे। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं तब आप ज़्यादा से समझ पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर ए को ऐसे लिखा हुआ है और ओ को ऐसे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का क्या है, मात्राओं के अक्षरों को की बाईं ओर कल्याण के पश्चिम चालुक्य नरेश, ठीक है, चालुक्य नरेश की नागरिक लिपि में है। किस लिपि में है, तो नागरिक लिपि में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, उड़ीसा, क्या कर रहा है, उड़ीसा कालिंग प्रदेश के ब्राह्मणी की एक विशेष शैली है। कालिंग लिपि के अस्तित्व था, परंतु गंगवेश के कुछ शासक लेख नागरिक लिपि में है। कौन सी लिपि में है, तो नागरिक लिपि में है। नागरिक लिपि के लेख न केवल पश्चिम और पूर्व भारत बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। मतलब इसका जो प्रमाण है पूरा पश्चिम नहीं, दक्षिण में भी मिला है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राजा वर्गुन के पालिम ताम्रपत्र में प्रथम ताम्रपत्र तमिल में शुरू होती है, परंतु इसकी दूसरी और नागरिक लिपि के संस्कृत भाषा के लेख शुरू होते हैं। यह ईसा की 9वीं सदी में है। याद रखिए, कौन सी सदी में है, तो 9वीं में। ठीक है,
यहाँ देखिए उत्तर भारत में पहले गुज्जर प्रतिहार राजाओं ने लेख नंदी नागरिक लिपि में लिखा था। आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, को मिलती हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा किया और कन्नौज के अधिकार कर लिया। मिहिर भोज महेंद्रपाल विख्यात प्रतिहार शासक थे। मिहिर भोज ने 840 और 81 में एक ग्वालियर प्रपस्ती नागरिक लिपि और संस्कृत भाषा में लिखवाई थी। याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा नगरी के परामार शासक अपने विद्या अनुसार इस शासन के प्रसिद्ध है, परंतु इन शासकों में बहुत कम अभिलेख मिलते हैं। इन राजाओं ने बंसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोणार्क विजय पर्वत के अवसरों पर दिए गए। आगे देखिए, कह रहा है बेताम इंदौर के समीप दानपत्र में 1020 का है। इससे अपने आरंभिक नगर के संक्षिप्त चर्चा की, जो कि देश के विभिन्न भागों में मिले। 12वीं सदी में हम उत्तर भारत के सभी हिंदुओं को देवनागरिक लिपि के इस्तेमाल करते हुए देखे हैं। इससे हम कह सकते हैं कि इस्लामी शासक ने भी अपने सिक्कों पर क्या किया था? नागरिक लिपि अंकित किया था, ठीक है।